और अगले क्रम में गुजारिश करती हूँ रणजीत चौहान जी और अमर कटारिया जी के मंच पर आए और श्री मनीष सैनी जी को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करें। रणजीत चौहान जी और अमर कटारिया जी जहां कहीं भी वो मंच पर आए, श्री मनीष सैनी जी को स्मृति चिन्ह, पटका, पौधा, भेंट सुखरूप देकर सम्मान व सत्कार करें। तालियों की गड़गड़ाहट अगर चलती रही तो समा और ज्यादा खुशनुमा होगा। और रणजीत चौहान जी भी युवा निर्देशक हैं, कई हरियाणवी फिल्म इनकी भी आप स्टेज जाए तो देख सकते हो। और अब गुजारिश करती हूँ अशोक वर्मा जी और अशोक चावलिया जी से कि वो मंच पर आए और श्री अतुल गंगवार जी को स्मृति चिन्ह भेंट करें और उसी के साथ पौधा और पटका देते हुए सत्कार करें। अशोक वर्मा जी, अशोक चावलिया जी। और आपकी शांति अच्छी नहीं लगती, आप भी अपनी कृपा लेने के साथ लय में लय मिलाते रहा करें। और इसके बाद गुजारिश है अभिमन्यु यादव जी, संदीप शर्मा जी से कि वो मंच पर आए, सुश्री अद्वैता काला जी को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करें। अभिमन्यु यादव जी एवं संदीप शर्मा जी। ये वो सम्मान है जो इंसान या एक व्यक्तित्व पूरी जिंदगी अपनी कला की उछावर करता है, प्रतिभा के ऊपर काम करता है और संस्कृति और समाज को नई दिशा देता है, भावी पीढ़ी को नई दिशा देता है। तो ये सम्मान आज इस मंच से हरियाणा फिल्म महोत्सव 2025 के मंच से सुश्री अद्वैता काला जी को, अभिमन्यु यादव जी और संदीप शर्मा जी। संदीप शर्मा जी अभिनेता है, रंगकर्मी है। अभिमन्यु यादव जी हमारी फिल्म इंडस्ट्री, हरियाणा फिल्म इंडस्ट्री सतरंगी, शर्मा जी सतरंगी है, बहुत अच्छी मूवी है सतरंगी। देखी होगी तो माँ का एक जीवन किरदार इन्होंने निभाया था। रियान लोहान है, युवा निर्देशक हैं, वो दिखने में तो थोड़ा एक्टर वर्गा है, 1.25 फुट का, खड़ा भी जा रही है स्टेज पर, लेकिन निर्देशक हैं हरियाणा के और एक अंगद अच्छी बड़े स्तर की मूवी इन्होंने डाली थी। इस मास्टर क्लास में जो भी हमारे साथ एक्सपर्ट्स के लिए रहेगा, बीइंग अ राइटर आप इसको ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर सकती हैं। जी, आइडिया टू स्क्रिप्ट। आइडिया आपको कहीं से भी मिल सकता है। मैंने देखा है कि कभी कभी अखबार की कोई सुर्खियों में आपको आइडिया मिल जाए, कभी हो सकता है कि आप किसी से बात कर लें, छोटी ही मुलाकात में आइडिया मिल जाता है। कभी आपकी ज़िंदगी के ऐसे पहलू आते हैं जिनको आप समझते नहीं हैं और उनसे कभी आपको ऐसा भी लगता है कि आप पराजित हो गए। वो भी आपकी लेखनी में टर्निंग पॉइंट जो हम अंग्रेजी में कहते हैं वो हो सकते हैं। तो
तो मैंने जो सीखा है, कोई इसका फॉर्मूला नहीं है, कोई ग्लास की शीशी में कोई दवाई नहीं है जो आप ले लीजिए और फिर आइडिया आ जाएगा। आपको आर्टिस्ट होके अपने दिल को खुला रखना चाहिए। और ये बहुत मुश्किल है क्योंकि हम देखते हैं हमारी ज़िंदगी में इतना पोलैरिटी है, जो हम कहते हैं कि एक्सट्रीम्स हैं, कि एक तरह की सोच है या दूसरी तरह की सोच है। इतनी लड़ाई झगड़े हैं, छोटी छोटी बातों पे लोग गुस्सा हो जाते हैं। ज़्यादातर ऐसा लगता है कि लोग अपने आप में ही अंदर जा रहे हैं, अपने स्मार्टफोन्स में, अपनी ज़िंदगियों में, और वो जो कम्युनिटी, जो समाज में से जो घुलना मिलना था वो नहीं था। तो हम भी काफ़ी हद तक अंदरूनी यात्रा पे निकल गए हैं। पर अगर आपको कहानीकार बनना है, कहानियाँ बतानी है, तो आपको अपने आप में से बाहर निकलना पड़ेगा। और अगर आप खुद ना निकल पाए, क्योंकि बहुत टाइम ये भी हो जाता है कि अगर कोई आर्टिस्टिक हो तो उनको थोड़ी झेप लगती है, तो वो सोचते हैं कि मैं आगे बढ़ूं, ये बोलूं ना बोलूं। तो अगर आप उस प्रवृत्ति के हैं तो मैं कहती हूँ कि फिर आप अपना दिल खोलो, अपनी आंखें खोलो, अपने कान खोलो, सुनिए, सोचिए, महसूस करिए, देखिए, और इसी माध्यम से आपके पास आइडियाज आएंगे। आप स्क्रिप्ट को एक लाइन में बताना चाहेंगे कि स्क्रिप्ट होता क्या है, कैसे आप डिफाइन करना चाहेंगे उसे? स्क्रिप्ट, अगर देखिए, मैं एक ऐसी लेखिका हूँ जिसने नॉवल लिखी है, पटकथा वाली स्क्रिप्ट लिखी है, और मैं कॉलम्स भी लिखती हूँ, जो आप स्तंभ लेखन कहते हैं। तो मैं कॉलम्स भी लिखती हूँ सामाजिक विषयों पर। तो हर फॉर्मेट जो होता है राइटिंग का, उसका अलग फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन होता है। उसको आप एक फॉर्मेट में नहीं रख सकते। तो अगर मैं बुक की बात करूं, तो बुक, अगर नॉवल आप लिख रहे हैं तो नॉवल ऐसी चीज होती है जिसमें आप और रीडर के बीच में, बस दो लोगों के बीच में एक रिलेशनशिप बन जाती है, और जो आप लिख रहे हैं वो रीडर के इमेजिनेशन उसे ट्रांसलेट करता है। तो ये एक बहुत ही अलग रिलेशनशिप है, और वो आपके और रीडर के इमेजिनेशन के बीच में एक धागा है। पर अगर आप स्क्रीन के लिए लिखते हैं, अगर आप स्क्रिप्ट लिखते हैं जो फिल्म स्क्रीन पे आती है, तो स्क्रिप्ट वो चीज होती है जो आप एज अ व्यूअर, अब आप रीडर से व्यूअर हो गए, रीडर मेंटल, व्यू एक्सटर्नल, देख रहे हैं। तो जब आप स्क्रिप्टिंग करते हैं तो वो एक्सटर्नल फैक्टर आ जाता है, जहाँ पे जो मैं लिखती हूँ एज अ राइटर वो आप स्क्रीन पे देखते हैं। तो स्क्रिप्ट, टू पुट इट शॉर्टली, बस यही है। एज अ रीडर यू हैव इमेजिनेशन, एज अ व्यूअर आई लीड यू टू अ सर्टेन विजन। थैंक यू सो मच। मनीष जी, मेरा दूसरा क्वेश्चन आपके लिए है। जैसे कि हम जानते हैं कि स्क्रिप्ट से लेके स्क्रीन तक आना एक बहुत लंबी जर्नी है, जिसे कि हम फिल्म की लाइफ साइकिल भी कहते हैं। तो उस लाइफ साइकिल में क्या क्या पड़ाव है, क्या आप बताना चाहेंगे? जी, सबसे पहले क्या होता है कि आइडिया वहीं से शुरू होता है। लेखक के दिमाग में एक सीड, एक बीज आता है, एक थॉट आता है, एक लाइन आती है, उसने कुछ देखा होता है, कुछ घटा होता है। वो चीजें, ये नहीं होता कि आज ही देखा आज ही कहानी आ गई, वो बहुत दिनों तक पनपती है, और फिर आपको लगता है यार ये बात थी, इस पे एक बड़ी कहानी हो सकती है। ऐसी चीज हो सकती है कि मैं 2 घंटे तक किसी को बताऊं और उसका इंटरेस्ट हो इसको देखने में, सुनने में। वो वहां से जब उसी वैसे ही डायरेक्टर से मिलते, इतने इमोशन है, इतनी बातें हैं, तो फिर हम उन इमोशंस को ट्रांसलेट करने में लग जाते हैं। क्योंकि देखिए बात क्या है, ये इमोशनल जर्नी ही होती है फिल्म। इमोशनल जर्नी जो कहानी से शुरू होती है, बीच में स्क्रिप्ट आती है, फिर प्रोडक्शन आते हैं, फिर उनके डिटेल होते हैं, लेकिन जब फिल्म बनती है वो भी एक इमोशनल जर्नी होती है। तो ये जैसे मैम ने बोला, वो थ्रेड कंप्लीट करना होता है।
तो फिर उस पे कैसे कलाकार, क्योंकि राइटर ने जैसा इमेजिन किया कि एक सीधा साधा सा आदमी है जो अपनी नौकरी से रिटायर हुआ है, 60 साल का है, तो वैसे ही एक्टर ढूंढना, और एक्टर अगर अच्छे लेने तो उनका हुलिया वैसा बनाना। फिर सब लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं, चाहे वो मेकअप वाले हो, कॉस्ट्यूम वाले हो, लोकेशन वैसे ढूंढी जाती है। सेकंड स्टेज आ गई। जी मैं बस ऐड करूं, जैसे किताबों में राइटर स्टोरी टेलर होता है, फिल्मों में डायरेक्टर स्टोरी टेलर होता है। ये बहुत क्रूशल अंतर है, क्योंकि जैसे इन्होंने कहा डायरेक्टर भाव निकालता है, कास्टिंग करता है, वो कहानी को कैसे बताना है वो डायरेक्टर डिसाइड करता है। कि अगर मैं एक सीन रात को लिख दूं और डायरेक्टर ने सोचा कि ये सीन सुबह 12 बजे ज्यादा सही लगेगा, उसका इम्पैक्ट अलग रहेगा, या रात को ये इसका इम्पैक्ट ज्यादा रहेगा, तो वो डायरेक्टर चॉइस बनाता है। तो ये है डिफरेंस। और अमूमन कोशिश यही रहती है कि वो इमोशन जैसे जैसे टीम जुड़ती जाए वो इमोशन बढ़ता जाए, सब अपना अपना कंट्रीब्यूशन डालते जाए, एक परिवार की तरह मिलके काम करें। कंट्रीब्यूशन कंफ्यूजन में वो भी होता है जी, टू मेनी कुक्स स्पॉइल द ब्रोथ। में क्या देखते हैं जो आपको लगता है कि हाँ ये वाइबल है कि इसको हम इस पे इतना एक फाइनेंस हम लगाएं और उसको एक फिल्म का रूप दिया जाए, एक स्क्रिप्ट को फिल्म का रूप दिया जाए? देखिए, जैसे अद्वैता जी ने बताया कि किसी भी प्रोजेक्ट की सक्सेस या किसी भी प्रोजेक्ट को खड़ा करने के लिए कोई एक बीज डाला जाता है, और वो बीज कहानी होती है। और फिर कहानी में कहानी सोची जाती है। फिर जैसे मनीष जी ने बताया, एक लंबा प्रोसेस है, आप प्री प्रोडक्शन में बहुत सारे काम करते हैं। तो एज ए प्रोड्यूसर सबसे पहला तो यही आता है कि आपकी जो आप जिस कहानी पे आप काम करना चाहते हैं उस कहानी के लिए दर्शक वर्ग कितना है। क्योंकि आप ये मान के चलिए कि सिनेमा एक एक्सपेंसिव मीडियम है, मतलब अगर आप कोई चीज क्रिएट करते हैं। और दूसरा, जैसे मेरा मानना है कि आप एक सृष्टि की रचना करते हैं, तो सृष्टि की ब्रह्मा हो गया राइटर, कि वो किरदार करता है, किरदारों को फिर किस तरीके से सजाने का काम है वो डायरेक्टर करता है। और प्रोड्यूसर एक ऐसी चीज होता है जो इन लोगों के सबके बीच में सामंजस्य बिठाता है। जो रिक्वायरमेंट्स होती है किसी भी बेस्ट प्रोजेक्ट के लिए, मान लीजिए कि एक कहानी पसंद आई, बहुत अच्छी लगी कहानी की, आप इस कहानी पर काम करें। फिर पता चलता है जब आप उसकी कैलकुलेशन लगाते हैं, बजट लगाते हैं, फिर डायरेक्टर भी कहता है कि नहीं ये इस एक्टर को लेना चाहिए, इसमें फिट होगा। तो फिर आप बिल्स चेक करते हैं कि अच्छा ये इतने में होगा, ये इतने में होगा, तो बनेगी कितने में। हर कहानी की अपनी एक डिमांड होती है और उसका अपना एक बाजार भी होता है इंडस्ट्री के अंदर। तो कहीं ना कहीं हमें इन सब चीजों का तालमेल रखना पड़ता है। लेकिन जैसे अपने साथ है कि कई बार हम इमोशनल चीजों पर भी खेलते हैं कि कोई कहानी अच्छी लगती है तो लगता है चलो खेलें, कन्विंस कर देता है राइटर कि नहीं यार ये इसमें काम करते हैं। कई बार कुछ विषय ऐसे होते हैं जो लगता है ये सामाजिक रूप से बड़े जरूरी है, सोशल रेलेवेंस के हैं, इसमें देश के लिए कुछ है, सोसाइटी के लिए कुछ है, तो उसको भी सिलेक्ट करते हैं कि नहीं चलो कुछ नहीं होगा, पैसे नहीं कमाएंगे कोई बात नहीं, लेकिन हम एक कंट्रीब्यूशन करें इस मीडियम के माध्यम से समाज के लिए, देश के लिए, तो वो करते हैं। लेकिन एक मोटा मोटा सा कैलकुलेशन दिमाग में ये रहता है कि अगर किसी ने कोई कहानी सोची है, उसके लिए उसने एक कैनवस बनाया है, आपके पास उतना सामर्थ्य होना चाहिए कि आप उसकी डिमांड पूरी कर सको। एक डायरेक्टर का जो विजन है उसको जब वो इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहा है, तो क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जैसे बताया ना अद्वैता जी ने, मैंने रात में कोई सीन डिजाइन किया, डायरेक्टर को लगा कि ये सुबह होना चाहिए और मुझे लगा कि वो सस्ते में होना चाहिए, तो ये इस समय में इसके साथ जोड़ देना चाहिए। प्रोड्यूसर की प्रायोरिटी सस्ते में क्या होगा, तो प्रोड्यूसर हमेशा ना जुगाड़ में लगा रहता है कि ये दो चीजें कैसे क्लब कर दे, कोई सी चीज कैसे क्लब कर दे, कैसे इसका परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बनाए, कैसे डायरेक्टर पे प्रेशर डालें कि आज दिन में तुमको 5 सीन खत्म करने ही करने हैं, राइटर को कैसे कन्विंस और संसाधन नहीं थे, क्योंकि सरकार ने कभी सिनेमा को इनिशियली प्रोटेक्ट नहीं किया। आजादी के बाद भी बहुत लंबे समय तक, मुझे लगता है 55 के अंदर शायद NODC या इस तरीके की फिल्म डिवीजन टाइप की संस्था है, 50s के बाद कभी बनी,
लेकिन उससे पहले एक आदमी अपने अपने बीवी के गहने बेचकर, घर के कागज गिरवी रखकर सिनेमा बना रहा था, और उसको ये पता था कि जरूरी नहीं कि ये पैसा वापस आए। हमारे पास सिनेमा में ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जो अपने जमाने के सुपर सितारे थे। भगवान दादा, एक जमाना था कि 7 दिन 7 गाड़ियों में वो चलते थे, और उनकी फिल्में फ्लॉप हुई तो वो एक दादर की चौल में रहते थे। फिर भूषण, भारत भूषण जी, मतलब एक लंबी फहरिस्त है जिन्होंने सुनहरा दौर देखा, लेकिन उसके बाद खत्म हुआ। तो कहीं ना कहीं सरकार ने उस तरीके से समर्थन नहीं दिया। तो जब समर्थन नहीं मिला तो फिल्मकारों को जहां से जैसा पैसा मिला, जिस तरीके की आइडियोलॉजी में जाने लगे, सेक्युलरिज्म के नाम पे, धर्मनिरपेक्षता के नाम पर। आपको मंदिर जाने में तकलीफ हो रही है, मंदिर में भगवान को आप गाली दे सकते हैं, लेकिन 786 का बिल्ला लगा के घूम सकते हैं, क्योंकि वो एजेंडा चलाना है, वो एजेंडा चलाना है। धीरे धीरे हमारे दिमाग में भरा गया। एक दिन अचानक एक फिल्म रिलीज होती है जिसके अंदर तमाम बेसिन पैर की बातें हैं, उसके जो एक्टर्स हैं आज उस फिल्म को याद करते हैं तो हंसते हैं। अमिताभ बच्चन जी कहानी सुना रहे थे अमर अकबर एंथनी की, कह रहे यार बताओ, बिस्तर पे 3 भाई लेटे हुए हैं, इधर से पाइप से खून निकल रहा है, उधर से पाइप से खून निकल रहा है, उधर अम्मा लेटी हुई है, खून उनको चढ़ रहा है। बोले मेडिकली कभी हो ही नहीं सकता। मनमोहन देसाई कह रहे नहीं आप लोग होना सब चल जाएगा। फिर एक गाना था क्लाइमेक्स के अंदर, वो भेष बदल कर नाच रहे गा रहे उसके विलन के डैन में, एक जगह जब जमा हो तीनों अमर अकबर एंथनी, अपना नाम लेके चिल्ला रहे हैं, गाना गा रहे हैं, और विलन पहचान नहीं पा रहा, ये अमर है, ये अकबर है, ये एंथनी है, भैया मारने को आया हमारे लिए। तो मुझे लगता है कि ये इस तरीके का एक एजेंडा चलाएगा, धीमा जहर। आप अगर 60s, 50s और 60s के बीच की फिल्में देखिए, उसमें रक्षाबंधन होता था, उसमें मंदिरों में आरतियां हुआ करती थी, नायक गाया करता था, भगवान को याद करता था दोस्त में। फिर अचानक वो दरगाहों पे चले गए, आप कव्वालियों में चले गए, स्लो पॉइजन से आप धीरे धीरे बदलते गए और आपको पता भी नहीं चला कैसे क्या हुआ। और सरकार ने भी जो संस्थाएं बनाई वो भी कुछ विशेष वर्ग के लोगों के हाथ में कब्जे में रही। वो क्या दिखाते थे? वो हमारे देश की गरीबी दिखाते थे, हमारे देश की भुखमरी दिखाते थे, हमारे देश की तो, और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उनको पुरस्कार मिलते थे। क्योंकि ये पहला मेरे को लगता है कि हमारे आत्मसम्मान पर जिस तरीके से सिनेमा ने चोट पहुंचाई, और उसके बाद भी हम गौरवान्वित महसूस कर रहे थे। ये तो अभी पिछले कुछ दिनों में होने लगा है कि आपके पास ऐसी फिल्में आ रही हैं जिसको देखकर आप अपने इतिहास को गर्व करो, आप अपने लोगों पे गर्व करो। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये जो सरकार की शुरुआती दौर में उदासीनता रही, और फिर जब उन्होंने ये सब किया भी तो एक वर्ग विशेष में लिया। और मुझे हालांकि हरियाणा वालों ने सिनेमा के क्षेत्र में सरकार ने बहुत कुछ किया नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक आदमी बैठे हैं अमित आर्य जी, इन्होंने फिल्म पॉलिसी यहाँ की बनाने में बड़ी मेहनत की, और किसी तरीके से हम लोगों ने बहुत मेहनत करके उसमें कुछ लोगों को सेलेक्ट भी किया। लेकिन अब वही ब्यूरोक्रेसी, उसमें जिस दिन वो उनको जो उन्होंने कमिटमेंट की है वो पूरी कर देंगे, तो यहाँ का जो फिल्मकार यहाँ बैठा हुआ है वो कम से कम थोड़ा तो खुश होगा। मनीष से मेरी बात हो रही थी कि इनकी फिल्म को नेशनल अवार्ड मिला तो गुजरात सरकार ने 1 करोड़ रुपए इनको दिए, अगली फिल्म को 2 करोड़। अरे यार 10 लाख 20 लाख 25 लाख दोगे तो यहाँ का जो फिल्मकार है उसकी हिम्मत तो बढ़ेगी, उसको इन्वेस्टर तो मिलेगा कि मैं भाई 50 लाख लगा रहा हूँ, 20 लाख रुपए की मेरी श्योरिटी है। तो ये सोचना चाहिए, ये करना चाहिए। मतलब तो भूखे पेट ये लड़ाई नहीं लड़ी जाएगी। ये पैशन जो है ना, आदित्य जी ने एक चीज सही कही, और मैं एज ए प्रोड्यूसर भी, मेरे लिए कब तक मैं बीवी बच्चों का खर्चा काट के फिल्म और उसमें लगाएंगे। सो सरकार, हमने हर बार हर मंच पे कहा है, अमित जी इत्तेफाक से सामने ही बैठे हुए हैं, तो इन्होंने भी बड़े प्रयास किए। और मैं आज कह भी रहा था कि भारतीय चित्र साधना के माध्यम से हमारी जी यहाँ की सिने सोसाइटी विश्व समाज इस चीज के लिए सरकार ने प्रेशर बनाया, योजनाएं बनी हुई है, फिल्मकारों को पैसा मिले, वो काम करें, वो क्रिएटिव लोग। उनको अगर अठन्नी चवन्नी का हिसाब में लग गए ना, अगर इनको लगाया अठन्नी चवन्नी के हिसाब में तो हो गई क्रिएटिविटी, फिर तो ये कहेंगे जैसा चल रहा है। सो एक सुकून भरी जिंदगी मिले, एक आत्मविश्वास मिले। और मैं फिर कहता हूँ हरियाणा में बहुत पोटेंशियल है। जब इसकी कहानियों को लेकर बॉलीवुड वाले 400-400, 500-500, 1000-1000 करोड़ रुपए कमा रहे हैं, तो यहाँ के लोग क्या सुथरे नहीं है? यहाँ के लोग अकल नहीं है? यहाँ के लोग काम नहीं आता? हम बात कर ही रहे ना, सुखोवा की बात कर रहे हैं, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर्स की बात है। इतनी अच्छी कहानी, इतनी अच्छी फिल्में बनाते हैं, इनके पास अगर थोड़ा पैसा दें तो क्या दिक्कत है? तो इसी उसके साथ हम भी अपना कार्यक्रम संपन्न करेंगे। और
हम ऑलरेडी लेट हो गए जी। तो और इस ही मंच से हम हरियाणा सरकार से निवेदन भी करेंगे कि कुछ इस तरह की पॉलिसीज आए कि जो हमारे हरियाणा के फिल्म मेकर्स हैं उनको भी कुछ मॉनेटरी बेनिफिट्स हो कि वो भी फिल्म बनाने में और आगे जा सके। और इसके साथ ही सभी हमारे अतिथियों का, अद्वैत जी, अतुल जी, मनीष जी और गुंजन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस मंच पे आए और आपने हमारे जो दर्शक हैं उनको अपने नॉलेज उनके साथ शेयर किया। थैंक यू सो मच। और इसी के साथ आज की हमारी ये मास्टर क्लास विषय स्क्रिप्ट टू सिनेमा यहाँ सुपर। और अगले क्रम में गुजारिश करती हूँ रणजीत चौहान जी और अमर कटारिया जी के लिए मंच पर आए और श्री मनीष सैनी जी को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करें। रणजीत चौहान जी और अमर कटारिया जी जहां कहीं भी वो मंच पर आए, श्री मनीष सैनी जी को स्मृति चिन्ह, पटका, पौधा, भेंट स्वरूप देकर सम्मान व सत्कार करें। तालियों की गड़गड़ाहट अगर चलती रही तो समा और ज्यादा खुशनुमा होगा। और रणजीत चौहान जी भी युवा निर्देशक हैं, कई हरियाणवी फिल्म इनकी भी आप स्क्रीन जाए तो देख सकते हैं। और अब गुजारिश करती हूँ अशोक वर्मा जी और अशोक चावलिया जी से कि वो मंच पर आए और श्री अतुल गंगवार जी को स्मृति चिन्ह भेंट करें और उसी के साथ पौधा और पटका देते हुए सत्कार करें। अशोक वर्मा जी, अशोक चावलिया जी। और आपकी शांति अच्छी नहीं लगती, आप भी अपनी कृपा धरने के साथ लय में लय मिलाते रहा करें। और इसके बाद गुजारिश है अभिमन्यु यादव जी, संदीप शर्मा जी से कि वो मंच पर आए, सुश्री अद्वैता काला जी को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करें। अभिमन्यु यादव जी एवं संदीप शर्मा जी। ये वो सम्मान है जो इंसान या एक व्यक्तित्व पूरी जिंदगी अपनी कला की उछावर करता है, प्रतिभा के ऊपर काम करता है और संस्कृति और समाज को नई दिशा देता है, भावी पीढ़ी को नई दिशा देता है। तो ये सम्मान आज इस मंच से हरियाणा फिल्म महोत्सव 2025 के मंच से सुश्री अद्वैता काला जी को, अभिमन्यु यादव जी और सभी शर्मा जी को। संदीप शर्मा जी अभिनेता है, रंगकर्मी है। अभिमन्यु यादव जी हमारी फिल्म इंडस्ट्री, हरियाणा फिल्म इंडस्ट्री सतरंगी, शर्मा जी सतरंगी है, बहुत अच्छी मूवी है सतरंगी।